हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 9 को, जिसमें आज का हमारा जो हम बुक लेकर के आए हैं समकालीन विश्व को लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 को अपलोड किया है, तो इस चैप्टर 2 से यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति को आज पढ़ेंगे हम लोग। और इस चैप्टर से जितने भी संबंधित प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रूसी क्रांति क्या है। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो सबसे पहले रूसी क्रांति के बारे में जानते हैं। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था, जब जनता पर निरंकुश शासन द्वारा अत्याचार ढहा जाता है। तो उन सम्राटों की जुल्मों की प्रतिक्रिया होना तो प्राकृतिक नियम है। रूस की 20वीं शताब्दी के क्रांति के विषय में भी उपयुक्त कथन को दोहराया जा सकता है। वहाँ चारों ओर अत्याचारों से जनता बहुत समय से पीड़ित थी और इस कारण इस क्रांति का जन्म हुआ था, रूसी क्रांति का। तो रूसी क्रांति का कई एक कारण भी था। रूसी क्रांति होने के कारण, रूसी क्रांति के समय वहाँ जार का शासन था। जब रूसी क्रांति हुई थी तो 1917 ईस्वी में जार का शासन था, जार निकोलस। रूस की आर्थिक दशा अत्यंत शोचनीय थी। सभ्यता, शिक्षा एवं धन के अभाव के कारण यूरोपीय देश उसे यूरोप का भाग कहने में भी शर्म महसूस करते थे। जार का निरंकुश शासन तथा जनता की शोचनीय दशा ही क्रांति का कारण बनी। और कई एक था, जैसे सामंतशाही व्यवस्था हो गया, उद्योग का विकास, जन जागरण, जार की निरंकुशता, जाराशाही की स्थिति में दृढ़ता, रूसीकरण की नीति, ये सब कई कारण था रूसी क्रांति का। बौद्धिक प्रभाव, सामाजिक सिद्धांतों का उदय, पूंजीवाद का विरोध, तो ये कारण थे रूसी क्रांति होने का। तो आइए इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वह कौन सा विचारधारा है जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है। तो समाजवादी विचारधारा वह कौन सा है। तो समाजवादी विचारधारा ही समाज के पुनर्गठन का काम करती है, समाजवादी विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न उदारवादी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उदारवादी किसे कहते हैं। उदारवादी, तो उदारवादी क्या है। उदारवादी एक विचारधारा है, वैसी विचारधारा जिसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान और जगह मिले और वे व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा का पक्षधर थे। तो वे उसको उदारवादी विचारधारा कहते हैं। उदारवादी क्या है, एक विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले, बराबर का जगह मिले, तो उसे ही उदारवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में उदारवादी विचारधारा समूह लोकतंत्रवादी नहीं था, क्यों। तो यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था रूस में। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। यानी उस समय सभी लोगों का वयस्क मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया था, उनको उन्हीं लोगों का अधिकार दिया गया था जिसके पास संपत्ति होती थी, जो टैक्स देते थे, जो कर देते थे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। सभी लोगों का वयस्क मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया था। तो यही कारण है कि लोकतंत्रवादी नहीं था, क्योंकि सभी वयस्क जो थे उनका मताधिकार देने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो समाजवादी विचारधारा वह विचारधारा है जो निजी संपत्ति रखने की विरोधी है और समाज में सभी का न्याय और संतुलन पर आधारित विचारधारा है। समाज विचारधारा क्या है, न्याय और संतुलन पर आधारित एक विचारधारा है जो सभी जितने भी समाज के लोग हैं सभी को न्याय और संतुलन मिल सके, सभी को न्याय मिल सके। तो समाजवादी विचारधारा वह विचारधारा है जो निजी संपत्ति रखने के विरोधी है और समाज में सभी को न्याय और संतुलन पर आधारित विचारधारा है। समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध क्यों करते थे। जो समाजवादी थे वे निजी संपत्ति रखने के लिए क्यों विरोध करते थे कि कोई नहीं रखे। तो समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि निजी संपत्तियां सामंतवाद और समाज में असंतुलन को जन्म देता है। निजी संपत्तियां क्या करता है, सामंतवाद और समाज में असंतुलन को जन्म देता है। समाज में संतुलन बना नहीं रह पाता है निजी संपत्ति रखने के कारण।
और समांतवाद का जन्म देता है। यही कारण है कि समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिकल समूह की क्या विचारधाराएं थी? तो इसका निम्नलिखित विचारधाराएं थी। जैसे पहला है, वे ऐसी सरकार के पस्तर में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हों। दूसरा है, इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे किसी भी निजी संपत्तियों के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल चंद लोगों के पास संपत्ति के केंद्रण के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि केवल चंद लोगों के पास संपत्ति जमा हो, इसलिए इसके खिलाफ थे। वे लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िवादी रूस में किस प्रकार के बदलाव चाहते थे? तो जो रूढ़िवादी लोग थे वे रूस में रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। वे बदलाव की धीमी प्रक्रिया चाहते थे और वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए। जो अतीत है उसको पूरी तरह से नहीं ठुकराया जाए, सम्मान किया जाए। रूढ़िवादी तबके लोग इसको इस तरह से चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में समाजवादियों की प्रमुख विचारधारा क्या थी? तो रूस में समाजवादियों की विचारधाराएं थी, वे निजी संपत्ति के विरोधी थे, निजी संपत्ति का विरोध करते थे, क्योंकि निजी संपत्ति समाज को संतुलन बना नहीं पाता था और उसमें समांतवाद का जन्म देता था। तो निजी संपत्ति के विरोधी थे, यही कारण था कि और वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। वे संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था को ही सारी समस्याओं की जड़ मानते थे, कि जितने भी समस्या है वे निजी संपत्ति रखने के कारण ही ये सारी समस्या है। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी समूह उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। कुछ लोगों की थी। कुछ समाजवादियों को सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। और वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। वे चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यम की जगह सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दे। यानी सरकार द्वारा जो पूंजीवादी उद्यम की व्यवस्था किया गया था वो उसको विरोध करते थे और वे चाहते थे कि उसकी जगह पे, पूंजीवादी उद्यम की जगह पे सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में उदारवादी विचारधारा का वर्णन करिए कि रूस में किस प्रकार की उदारवादी विचारधारा थी? तो सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले, ये उदारवादी विचारधारा थी रूस में। और वे सरकार से व्यक्ति मात्र के अधिकारों के रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यानी उनका कहना था कि चाहे किसी का भी अधिकार को नहीं छीना जाए और उनके अधिकारों को हनन नहीं किया जाए। यह सामूहिक प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाया जाए। तो इस प्रकार को रूस में उदारवादी विचारधारा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादियों ने अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए 1870 के दशक में किस नाम से संस्था बनाई थी? 1870 में किस नाम से संस्था बनाई गई थी समाजवादियों के प्रयास से? तो द्वितीय इंटरनेशनल संस्था को बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए? तो संगठन बनाना शुरू किया था इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने, ताकि अपना जीवन और कार्य स्थिति में सुधार ला सके। तो उन्होंने संगठन बनाना शुरू किया और अपने सदस्यों की मदद पहुंचाने के लिए कोच बनाए। काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया। काम के घंटों जो बहुत ज़्यादा घंटे तक काम लिया जाता था उनमें कमी हो, उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाया। मताधिकार का अधिकार जो नहीं था सभी लोगों को, यानी जिसके पास संपत्ति थी, जो टैक्स देता था, जो कर देता था, उसी को मताधिकार देने का अधिकार था। तो इसलिए वयस्क मताधिकार के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया
और घंटे में काम करने के लिए भी घंटे में कमी, जो काम करने के घंटे था उसमें भी कमी लाने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया और संगठन बनाना शुरू किया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयास किए थे इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने। 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में क्यों सफल नहीं हो पाए, कारण दीजिए। तो 1914 में संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे, उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में सफल इसलिए नहीं पाए गए क्योंकि सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा किया था? तो अक्टूबर क्रांति के जरिए ही रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा किया था। तो समाजवादियों द्वारा जो कब्जा किया गया था रूस की सत्ता पर, वो किस क्रांति से? तो अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं? तो फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और 1917 के ही अक्टूबर में के मिश्रित घटनाओं को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। फरवरी 1917 में राजशाही का पतन जो हुआ था और 1917 के ही अक्टूबर में मिश्रित घटनाओं को, कई तरह के जो घटना घटी थी, तो उन सब घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंकुश राजशाही किसे कहते हैं? निरंकुश राजशाही तो वैसा शासन जहाँ राजा का ही सर्वे सर्वा होता है, यानी राजा ही सर्वोपरि हो, जो राजा कहता था वही होता था, राजा का नियम हो वहाँ नियम होता था, राजा द्वारा जो संविधान लागू किया जाता था वही वहाँ का संविधान होता था। तो इस प्रकार से ऐसा शासन जहाँ राजा का ही सर्वे सर्वा होता है और लोगों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, उसी को निरंकुश राजशाही या राजशाही कहा जाता है, या फिर निरंकुश शासन कहलाता है। तो निरंकुश राजशाही या निरंकुश शासन ऐसा शासन जहाँ राजा ही सर्वे सर्वा होता है, राजा ही प्रमुख होता है, राजा का ही कानून चलता है, तो उसी को ही निरंकुश राजशाही शासन व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी साम्राज्य की अधिकांश जनता का आजीविका का साधन क्या था? तो रूसी साम्राज्य की अधिकांश जनता का आजीविका का साधन था कृषि। वहाँ पर अधिकतर लोग, वहाँ के लोग कृषि पर ही निर्भर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में रूस में कारीगरों एवं मिल मजदूरों की दशा का वर्णन करो। तो 20वीं शताब्दी में रूस के कारीगरों और मजदूरों की दशा थी। जो पहला है कि किसी को जब नौकरी से निकाल दिया जाता था तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल करते थे, क्योंकि मजदूरों द्वारा एक संगठन बनाया गया था ताकि वे सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सके, राजा के खिलाफ आवाज़ उठा सके। तो उन्होंने जब मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया जाता था उन लोगों को, तो मजदूर एकजुट होकर के हड़ताल करते थे। काम की पाली के घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे ताकि काम के घंटे निश्चित किया जाए। और मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डरमिटरों की तरह की व्यवस्था थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। बेरोजगारी तथा आर्थिक संकट में एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे। इस संगठन के जरिए उन्होंने आंदोलन किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी किसान यूरोप के अन्य किसानों से किस प्रकार भिन्न थे? वर्णन कीजिए। तो यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे और फिर प्रत्येक परिवार की जरूरत के अनुसार से हिसाब से किसानों की जमीन बांटी जाती थी। दूसरा है, जबकि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्हें बचाने के लिए उनकी लड़ाइयाँ भी लड़ते थे। फ्रांसीसी क्रांति के समय में होता था इस तरह का। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान, न केवल ब्रिटेन के जो किसान थे, न केवल नवाब का भी सम्मान किया करते थे और उन्होंने उनको बचाने के लिए भी उनकी लड़ाइयाँ भी लड़ते थे।
और इनके विपरीत रूसी किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। ये रूस के लोग चाहते थे, इस तरह का रूस के लोगों को विचारधारा थी। जबकि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के जो किसान थे वो नवाब को सम्मान करते थे, और रूस में इस तरह का नहीं था विचारधारा। रूस के लोग चाहते थे कि नवाबों को जमीन को छीनकर किसानों को बांट दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लोकतंत्र स्थापित करने में किन 3 घटनाओं का नाम बताइए। तो विश्व में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए 3 घटना है। पहला है इंग्लैंड की 1688 ईस्वी की शानदार क्रांति, जो इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में जो एक शानदार क्रांति हुई थी, वह भी विश्व में लोकतंत्र स्थापित करने में भागीदारी निभाया। और 1776 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र भी लोकतंत्र स्थापित करने में भागीदारी निभाया। 1789 में फ्रांस की क्रांति, जिसने विश्व में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के 3 महान सिद्धांतों की नींव रखी, जो लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ सिद्ध हुए। फ्रांस की राजक्रांति तो पूरे विश्व को हिला दिया, पूरे विश्व में ही पूरा जो है राष्ट्रीय क्रांति ला दी। तो इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति विश्व में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के 3 महान सिद्धांतों को नींव रखी, जो लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ सिद्ध हुए। लोकतंत्र को स्थापित करने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। तो रूस में जार शासन में जनवरी 1905 ईस्वी के एक रविवार के दिन कुछ लोगों ने जुलूस निकालकर जार से मिलने और एक याचिका देने की कोशिश किया, परंतु जार के सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसाई, जिसमें लगभग 1000 मजदूर मारे गए और कई हजार घायल हुए। इसलिए इस हत्याकांड को ही खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यही हत्याकांड, और इसी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रूस के जार शासन उस समय थी, और उसी के शासनकाल में जनवरी 1905 ईस्वी में रविवार के दिन ही कुछ लोगों द्वारा जुलूस निकाल करके और उसे जार से मिलने गए थे और याचिका दायर करने गए थे, लेकिन जार के सैनिकों द्वारा उन पर गोलियां बरसाई गई, जिसके कारण बहुत सारे मजदूर मारे गए, और इसी से इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत शब्द की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। तो मजदूरों के प्रतिनिधियों के परिषद को 1905 ईस्वी में रूस की क्रांति के बाद पहली बार सोवियत का नाम दिया गया। सोवियत शब्द रूस में मजदूरों और किसानों के संघ को कहा जाता है। सोवियत संघ जो रूस में मजदूर और किसान थे उन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन कौन था और उसकी 3 मांगे कौन कौन सी थी, या फिर बोल्शेविक कौन थे, उनकी 3 मांगे कौन कौन से थी। तो आइए देखते हैं। बोल्शेविक रूस की एक राजनीतिक पार्टी थी। बोल्शेविक क्या थी, राजनीतिक पार्टी थी रूस की, जिसके नेता थे लेनिन बोल्शेविक पार्टी का नेता थे, और उनकी 3 प्रमुख मांगे थी। युद्ध को तुरंत बंद किया जाए, लेनिन की मांग थी, वो यानी बोल्शेविक जो राजनीतिक पार्टी थी रूस की, तो उनका मांग था उस राजनीतिक पार्टी का कि युद्ध को तुरंत बंद किया जाए, जिसका नेता थे लेनिन। सारी जमीन किसानों को सौंप देनी चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो ये थी मांगे। नेक्स्ट है 1917 ईस्वी में क्रांति में लेनिन बोल्शेविकों की भूमिका का वर्णन किया, यानी जो लेनिन की भूमिका थी 1917 ईस्वी की क्रांति में, उसको वर्णन करें। तो रूस की क्रांति को सफल बनाने में या रूस में क्रांतिकारी आंदोलन के विकास में सबसे बड़ा योगदान लेनिन की ही थी। बोल्शेविक पार्टी के नेता थे लेनिन, जो रूस की सबसे शक्तिशाली पार्टी बोल्शेविक पार्टी का नेता था। जार के सिंहासन त्यागने पर, जार निकोलस जो था, उसको सिंहासन त्यागने पर 15 मार्च 1917 ईस्वी को करेशिकी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, वह भी देश के समस्याओं का हल न कर सकी। ऐसे में फिर हो सकता था कि रूस में जार का शासन पुनः लौट आता। ऐसे कठिन समय में यदि लेनिन ने देश की बागडोर न संभाली होती तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। उनकी योगदान निम्नलिखित है। लेनिन द्वारा जो योगदान था रूस के क्रांति के समय में, तो
वह योगदान में पहला योगदान था कि लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने युद्ध समाप्त करके किसानों को जमीन दिलाने तथा सारी सत्ता सोवियत को सौंपने के संबंध में स्पष्ट नीतियां अपनाई। यानी जार के पास जितने भी जमीन थे उस सभी जमीनों को लेनिन द्वारा कहा गया था कि उस सभी जमीनों को किसानों को बांट दिया जाए। तो इस तरह का और युद्ध का तुरंत समाप्त किया जाए। सबसे पहले रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से खुद को अलग कर लिया, चाहे उसके लिए उसे भारी कीमत ही क्यों न चुकानी पड़ी। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें सबसे पहले रूस ने ही अपने आप को अलग कर लिया था। रूस के अधीन सभी उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया गया। लेनिन ने अपनी घोषणाएं कर रूस में एक समाजवाद का युग आरंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी विचारधारा है जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है। तो समाजवादी विचारधारा जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है। उदारवादी किसे कहते हैं। तो उदारवादी एक प्रकार की विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को सम्मान और जगह मिल सके। तो इस तरह की उदारवादी एक विचारधारा है। रूस में उदारवादी विचारधारा समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। क्यों। तो यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे और उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलनी चाहिए। वो लोगों को कहना था कि जो टैक्स देता है, जिसके पास संपत्ति है, जो कर देता है, उसी को वयस्क मताधिकार का अधिकार मिलनी चाहिए। समाजवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो समाजवादी विचारधारा वैसी विचारधारा है जिसमें सभी जो निजी संपत्ति रखने के विरोधी हैं और समाज के सभी को न्याय और संतुलन पर आधारित विचारधारा हो। समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध क्यों करते थे। तो समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध इसलिए करते थे क्योंकि निजी संपत्तियां समांतवाद और समाज में असंतुलन को जन्म देते हैं। रेडिकल समूह की विचारधाराएं क्या थी। तो वे ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। दूसरा है कि इसमें बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे ताकि महिला को भी मताधिकार देने का अधिकार मिल सके, मत देने का अधिकार मिल सके। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो महिला के मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे किसी भी निजी संपत्तियों के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल चंद लोगों के पास संपत्ति के केंद्रण के खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िवादी रूस में किस प्रकार के बदलाव चाहते थे। जो रूढ़िवादी तब के लोग थे रूस में किस प्रकार के बदलाव चाहते थे। तो रूढ़िवादी लोग रूस में रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे। वे बदलाव की धीमी प्रक्रिया चाहते थे और वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में समाजवादियों की प्रमुख विचारधाराएं क्या थी। तो रूस में समाजवादियों की प्रमुख विचारधाराएं में पहला विचारधारा है वे निजी संपत्ति के विरोधी थे, सारी समस्याओं को जड़ मानते थे निजी संपत्ति को ही। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी समूह उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती का बढ़ावा दे। वे चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यम की जगह सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दे। रूस में उदारवादी विचारधारा का वर्णन करें तो रूस में सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। ये उदारवादी विचारधारा के लोगों का मन था, कहना था कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। वे सरकार के व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के अभाव से मुक्त सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाया जाए। तो इस प्रकार की विचारधारा थी उदारवादी लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादियों ने अपने प्रयास के समन्वय में लाने के लिए 1870 के दशक में किस नाम से संस्था बनाई थी। तो द्वितीय इंटरनेशनल। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन और रिपीट होने से हमें फायदा भी है, क्वेश्चन हमें लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए थे। तो उन्होंने संगठन बनाना शुरू किया था ताकि संगठन द्वारा सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया जा सके। अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए कोच बनाए, काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1914 तक
यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में क्यों सफल नहीं हो पाए? कारण बताइए। तो संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे, क्योंकि कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में सफल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांति के जरिए रूस की सतह पर समाजवादियों ने कब्जा किया था? तो अक्टूबर क्रांति के जरिए ही रूस की सतह पर समाजवादियों ने कब्जा किया था। अक्टूबर क्रांति किसको कहते हैं? तो अक्टूबर क्रांति जो फरवरी 1917 ईस्वी में राजशाही के पतन 1917 के ही अक्टूबर में मिश्रित घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। निरंकुश राजशाही किसे कहते हैं? तो ऐसा शासन जहाँ राजा ही सर्वे सर्वा होता हो और लोगों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता हो, तो उसी को निरंकुश राजशाही शासन कहा जाता है। रूसी साम्राज्य की अधिकांश जनता का आजीविका का साधन क्या था? तो रूसी साम्राज्य की अधिकांश जनता के आजीविका का साधन था कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में रूस में कारीगरों व मिल मजदूरों की दशा क्या थी? तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में कारीगरों और मजदूरों की दशा थी। किसी को भी जब नौकरी से निकाल दिया जाता था तो मजदूर एकजुट कर उसको हड़ताल करते थे, आंदोलन करते थे। काम की पाली के घंटे निश्चित हो, इस बात पर ध्यान रखते थे। सरकारी विभाग फैक्ट्रियां पर नजर रखते थे। मजदूरों को रहने के लिए भी कमरों से लेकर के डरमिटरों की तरह की व्यवस्था थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। बेरोजगारी तथा आर्थिक संकट में एकजुट होकर के एक दूसरे को मदद करते थे। इसी के लिए संगठन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी किसान यूरोप के अन्य किसानों से किस प्रकार के भिन्न थे? वर्णन करिए। तो यहाँ के किसान रूस के किसान यूरोप के अन्य किसानों से इस प्रकार से भिन्न थे, यानी जो रूस के किसान थे समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे और वे फिर प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों की जमीन बांट दी जाती थी। जबकि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान तो ये थे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसको हम लोगों ने देखा। थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।